नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। सीबीएसई पीजीटी हिंदी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग हमारी ये जो अनुभागीय मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास में पढ़े थे जो आपके हिंदी गद्य की अन्य विधाएं हैं, और इसके साथ साथ आप देखेंगे उसमें अनुवाद विज्ञान के भी कुछ एक प्रश्नों को हमने रखने की कोशिश की है। तो 50 प्रश्न हमने कर लिए थे। 50 प्रश्न उसके बाद के हमने यहाँ पर रखे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पुरानी वाली जो पीजीटी था उसका है ये, तो ऐसा नहीं है। जो आपको नई इसमें रचनाएं लगी हैं उनको भी है, और सेकंड यूनिट में आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा। तो जो लोग ये अपने मन में रखे हुए हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, जैसे अपने अपने पिंजरे को लेकर के बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि इसका द्वितीय भाग क्यों है, तो वो काम आएगा आपका जो सेकंड यूनिट है। देखिए उसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत सारी ही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। सेकंड या थर्ड के अंतर्गत होगा वो कहीं भी, जहाँ पर भी आपको ये अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल, उसके बाद आपका आधुनिक काल में जो गद्य विधाएं हैं वहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो ये मत समझिए कि भाई ये पुराने पेपर के अकॉर्डिंग है। तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, गद्य विधाओं का जो उद्भव और विकास है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं समझना है। और जो आपको अलग से निर्धारित करके दिए हुए हैं ना, 7वां 8वां 9वां यूनिट जो भी हैं, उनको तो खैर आपको अलग से एक एक करके पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये दोनों ही चीज़ों से, दोनों ही तरीक़ों से जो आपके लिए उपयोगी है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि आप बहुत सारे लोगों ने जो है अपने जो रिस्पॉन्स है वो देने की कोशिश की है, और अपनी जो फीडबैक है वो देने की कोशिश की है, जो कि बहुत अच्छा है। जिससे हमेशा एक क्रिएटर को और एक टीचर को जो है हमेशा उससे प्रोत्साहन मिलता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके लिए वीडियोस भी लाएँ और आपको और अच्छे तरीके से जो है वो तैयारियाँ करवाएँ। तो आप इसी तरीके से अपना जो कमेंट्स के ज़रिए जो है अपनी फीडबैक देते रहें कि किस पर आपको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो अभी तो हमारा ये गद्य विधाओं वाला चला है। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न इसमें बाकी के 50 बनते हैं। तो यहाँ पर है, देखिए, मनु भंडारी और राजेंद्र यादव के संयुक्त लेखन में रचा गया कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास है जिसकी रचना प्रक्रिया के तनावों का उल्लेख इस पुस्तक में मिलता है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, 1 इंच मुस्कान, इन दोनों ने मिलकर के इसको लिखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, और ये भी आपको जो है हिंदी साहित्य के इतिहास वाले पोर्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं समझना है कि ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल था या नहीं था, है ना। तो उसको थोड़ा सा आप याद ज़रूर रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, शीला अग्रवाल ने किताबें पढ़ना नहीं सिखाया बल्कि सड़कों पर उतरकर आंदोलनों में भाग लेने का साहस दिया। यह कॉलेज मनु जी के जीवन में किस शहर में स्थित था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई कि बल्कि शीला अग्रवाल ने किताबें पढ़ना नहीं सिखाया बल्कि सड़कों पर उतरकर आंदोलनों में भाग लेने का साहस। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कॉलेज जो है मनु जी के जीवन में किस शहर में स्थित था। तो ये हो जाएगा आपका अजमेर में, ठीक है। शीला अग्रवाल उनको वहाँ पर रहीं, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना, पिछले क्लास में भी हमने शीला अग्रवाल से संबंधित जो चीज़ें या जो प्रश्न था वो इसमें देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अनुवाद विज्ञान के अंतर्गत ट्रांसलिटेरेशन के लिए अनुवाद में कौन सा पारिभाषिक शब्द जो है वो प्रयुक्त होता है। मेरी इंग्लिश के उच्चारण की तरफ आप मत जाइएगा, आप अपना काम करते रहिएगा, ठीक है। तो इसमें इसको हम कहेंगे लिप्यंतरण, एक लिपि के अक्षरों को दूसरी लिपि में बदलना, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है ऐसा प्रश्न आपको बन जाए जो आपका अनुवाद से रिलेटेड है। मनु भंडारी के साहित्यिक उपनाम मन्नू का वास्तविक या मूल नाम आत्मकथा के अनुसार क्या है। ये प्रश्न एक सामान्य सा प्रश्न और है यहाँ पर, ये है महेंद्र कुमारी। तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा जो है पिछले पेपर की अपेक्षा मुश्किल लग रहा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसमें कुछ सरल से प्रश्न भी हैं, देखिए, जो आप देख पा रहे होंगे। सामान्य सा नाम यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न फिर से आवारा मसीहा को लेकर के, आवारा मसीहा जीवनी लिखने के दौरान विष्णु प्रभाकर को शरद चंद्र के बर्मा प्रवास के सत्य को जानने के लिए बर्मा सरकार के किस विभाग या डायरी की मदद लेनी पड़ी थी। तो ये थे बर्मा रेलवे और अकाउंटेंट जो जनरल रहे उसका कार्यालय, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखें। ये जो मिनिमम चीज़ें यहाँ पर आ रही है ना, इनको लिखते रहिए या फिर इनको नोट करते रहिए। हो सकता है इनके बारे में भी आपको कुछ चीज़ें जो है वो मतलब पूछी जाएं, या ऐसे हूबहू प्रश्न तो बहुत कम संभावना रहती हैं कि बने। तो थोड़ा बहुत अगर आपको इससे आइडिया मिल रहा है तो फिर उससे जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूर आपकी काम की हो सकती हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं कि किस प्रसंग में बच्चन जी ने अपने जीवन के सबसे बड़े आर्थिक संकट और 10 पैसे की कीमत का मार्मिक संस्मरण साझा किया है। तो यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, उनकी आत्मकथा रही है, ठीक है, ने अपने जीवन के सबसे बड़े आर्थिक संकट और 10 पैसे की कीमत का मार्मिक संस्मरण कहाँ पर साझा किया है।
तो ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। देखिए, जो आपका इलाहाबाद रहे वहाँ पर बेरोजगारी और ट्यूशन पढ़ाने के दिनों में इन चीज़ों को ये पता चली। तो यही बात आप देखेंगे कि आप अपने निजी जीवन में भी देखते हैं, जब आप घर से दूर रहते हैं तो वहाँ पर आप अपना खर्चा पर्चा करना जो है वो बिल्कुल अच्छे से सीख जाते हैं कि कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। अपने अपने पिंजरे में लेखक ने अपने दादा के माध्यम से उस दौर की किस सामाजिक कुप्रथा का वर्णन किया है जिसके कारण निचली जातियों को बेगार करनी पड़ती थी। तो अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नेमिष राय, बार बार इसका जिक्र आ रहा है। पहली दलित आत्मकथा रही, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए, कितने भागों में ये रही है। ये बेसिक नॉलेज जरूर याद रख लेनी है, बाकी बीच की चीज़ें जो आ रही हैं इनको साथ साथ में पढ़िए। अगर आपने पूरी आत्मकथा पढ़ ली है तो आपके लिए आसान से ये क्वेश्चन है, अगर नहीं पढ़ी है तो फिर आपको समस्या आ सकती है। वैसे ये PDF वगैरह जो है इसकी मिल जाएगी, ये आपको देखना है। तो इसमें है सामंती बेगारी और जमींदारों की प्रताड़ना। ठीक है, तो अपने अपने पिंजरे में लेखक ने दादा के जरिए जो है इस सामाजिक कुप्रथा का वर्णन जो है वो किया है। ठीक है, बेगारी और जमींदारों की प्रताड़ना, है ना। पीटर न्यूमार्क के अनुसार कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन, संप्रेषणात्मक अनुवाद जिसको हम कहते हैं, उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो यहाँ पर एक और अनुवाद से संबंधित प्रश्न है। देखिए, न्यूमार्क से संबंधित हमने पिछली क्लास में भी देख लिया था। अगर आपने उस प्रश्न को सही तरीके से देखा होगा तो यहाँ पर आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए, देखिए, संदेश को लक्ष्य भाषा के पाठक के लिए अत्यंत सुबोध, स्वाभाविक और समकालीन बनाना, ये है कम्युनिकेटिव। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, अक्सर आपने ध्यान रख लेना कि जब भी हम किसी से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारे जो बात होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, ताकि वो दूसरे को आसानी से समझ भी आए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि ये जो कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन होता है, जिसको हम संप्रेषणात्मक अनुवाद कहते हैं, ये किसने दिया, पहली चीज़ तो ध्यान रख लेना, पीटर न्यूमार्क। ठीक है, तो इनके अनुसार इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, संदेश को लक्ष्य भाषा के पाठक के लिए सुबोध, स्वाभाविक और अत्यंत सरल या समकालीन बनाना होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखें इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए, लेखक का व्यक्तित्व उसकी कृति में परोक्ष रूप से झलकता है। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, लेखक का व्यक्तित्व उसकी कृति में परोक्ष रूप से झलकता है, परंतु आत्मकथा में वह सीधे समाज के सामने नग्न खड़ा होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली बात यहाँ पर बोली गई कि आत्मकथा में क्या होता है, सीधे समाज के सामने नग्न खड़ा होता है। मन्नू भंडारी के यह दर्शन उनकी किस विधा की समीक्षा करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल सा आत्मकथा बोल दिया तो इसका मतलब सिंपल ही है कि आत्मकथा को लेकर के ही इन्होंने ये बात कही है। ठीक है, तो ये सामान्य सा प्रश्न है, बस उसको समझना था आपको और कुछ नहीं करना है इसमें। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के अनुवाद में अंतर्राष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विद्वानों का मत क्या है। ये प्रश्न इस तरीके का पिछली क्लास में भी आपको एक रखा गया था, अंतर्राष्ट्रीयतावाद का। तो इसमें ये बोल रहा है कि इसका समर्थन करने वाले विद्वान हैं, उनका क्या मत रहा है जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात करते हैं। तो इसमें आता, देखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, रेडियो, कंप्यूटर, ये जो शब्द आए हैं, ऐसे शब्दों को बिना बदले देवनागरी में स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि ये वैश्विक पहचान रखते हैं। तो ये इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीयवादी जो दृष्टिकोण रहा, ये इनका मानना है कि भाई ऐसे शब्द हैं जो हर जगह जो है सेम क्या किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, तो इसलिए इनकी अब वैश्विक पहचान हो गई है, इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण बोला गया या समर्थक हैं ये, है ना। तो ये ध्यान रख लेना है आपको। फिर नायडा से संबंधित एक और प्रश्न बोला गया है। देखिए, नायडा का नाम अनुवाद के किस सिद्धांत से जुड़ा है, ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये समतुल्यता शब्द याद रख लेना, बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समतुल्यता। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, क्या भूलूं क्या याद करूं कि शीर्षक की प्रेरणा बच्चन जी को कहाँ से मिली थी। ये भी आसान सा प्रश्न, सामान्य सा प्रश्न है, ये ज़्यादा मुश्किल ये नहीं है। तो अपनी एक कविता रही है जहाँ से इनको जो है ये क्या मिली, इसकी प्रेरणा मिली थी, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगर आपने अपने जो ये क्या भूलूं क्या याद करूं पढ़ी होगी तो इसकी भूमिका को ज़रूर पढ़ना। मैंने हमेशा लाइव क्लास में भी आपको बताया है कि आप अगर इसकी भूमिका को पढ़ेंगे आपके बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बात एक बात ज़रूर याद रखें, हो सकता है इससे प्रश्न आपको मिले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, रेखाचित्र और संस्मरण विधा के सूक्ष्म अंतर को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया है, संस्मरण में लेखक का आत्मीय या व्यक्तिगत संबंध होना अनिवार्य है। तो संस्मरण में लेखक का आत्मीय और व्यक्तिगत संबंध, तो ये बात तो सही है, संस्मरण हम किसी दूसरे का थोड़ी ना लिख सकते हैं,
दूसरे की याद हमें कैसे हो सकती है, ठीक है। तो संस्मरण से याद है, याद रख लेना आपने कि संस्मरण का मतलब है किसी चीज़ को स्मरण करना, ठीक है। जबकि रेखा चित्र में तटस्थता और वस्तुपरकता अधिक होती है, तो ये बात भी सही है। दोनों ही चीज़ें जो हम स्केच लिखते हैं है ना, रेखा चित्र लिखते हैं, उसमें हम तटस्थ होने चाहिए। अगर तटस्थ नहीं होंगे तो फिर वो बनावटीपन आ जाएगा, ठीक है। तो वस्तुपरक यानी कि जिस बात को हम बता रहे हैं वही बात होनी चाहिए। जैसे रेखा चित्र में अगर हम मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहे हैं, तो अगर हम वहाँ पर ज़्यादा अलंकारिकता, ज़्यादा चमत्कारिकता, इन चीज़ों को या फिर कुछ मक्खन लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दोनों ही बातें क्या हो गई, सत्य साबित हो रही हैं। संस्मरण अतीत की स्मृतियों पर आश्रित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अतीत में जो घटना घट गई उन पर जो है संस्मरण क्या रहता है, आश्रित रहता है। जबकि रेखा चित्र समकालीन या प्रत्यक्ष विषय पर भी तीव्र हो सकता है। तो ये बात भी सही है कि जो हमारा रेखा चित्र होता है, जो समकालीन आज के समय में जो चल रहा है, ठीक है, या जो प्रत्यक्ष विषय है उस पर भी वो तीव्र हो सकता है। तीव्र होने का मतलब है कि वो उस पर भी लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अतीत ही होना चाहिए रेखा चित्र। रेखा चित्र आप मान लीजिए अभी लिख रहे हैं किसी के बारे में, तो उसमें आपकी क्या है, उसमें आपकी जो है, जो ऊपर हमने पढ़ा कि तटस्थता और वस्तुपरकता यानी कि सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। बस आप उसी के इर्द गिर्द घूमें, इधर उधर ना जाएं, जिसको भी आप लिख रहे हैं, जिस भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर भी क्या हो गई, सही हो गई। अब यहाँ पर इतना पता तो आपको लग गया कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या होगा, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं, ठीक है। क्योंकि एक और दो भले ही सी में है, लेकिन आगे जो है लिखा हुआ देखिए कि रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच और संस्मरण को रेमिनिसेंस जो है वो कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिए, ये दोनों ही क्या हैं, सत्य बातें हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पर 63rd क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि उपरोक्त कथन सभी सही हैं। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप अधिकतर इस प्रकार के प्रश्न करने की कोशिश कीजिए। इससे ये हो जाता है कि आपको एक ही प्रश्न से जो है 3-4 प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे तो उससे आपको उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिल सकती, है ना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं उनका महत्व नहीं है, उनका महत्व भी है। हमेशा इस तरीके के जो विवरणात्मक प्रश्न हैं, यानी कि जिसमें आपको थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़े, और 4 लाइनें हैं, चारों में 4 बातें बोली गई है, तो उनसे 4 प्रश्न भी तो बन जाएंगे, है ना। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को देखना ज़रूरी है। और नेट के पुराने पेपर को मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो आप साथ साथ में देखते रहें, क्योंकि उससे आपकी सहायता हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, पहला संस्मरण ग्रंथ किसे माना जाता है और उसके लेखक कौन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, बाल मुकुंद गुप्त के संस्मरण बाबू बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र के संस्मरण पंडित राम कुमार खेमका, ठीक है। उसके बाद पद्म पराग 1929 पद्म सिंह शर्मा, जिन्हें कमलेश के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। और लास्ट में आपका मर्यादा के संस्मरण कृष्णकांत मालवीय। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पद्म पराग 1929 पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखा गया था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और ये पहला संस्मरण या इसको रेखा चित्र ग्रंथ भी कई जगह स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ याद रख लेना है कि इसमें जो तुलनात्मक जो आलोचना रही है, उस प्रकार के संस्मरणों का पुट इसमें जो है दिखाई पड़ता है, ठीक है। तुलनात्मकता इसमें रही है, ठीक है। और बिहारी वगैरह को केंद्र में रखा है इसने, ये बात जरूर आप ध्यान में रखें। पद्म सिंह शर्मा, जिन्हें हिंदी साहित्य में कमलेश के नाम से जाना जाता है। और इसने बिहारी सतसई पर एक टीका भी लिखी थी, ये आपको याद रख लेना, संजीवनी भाष्य के नाम से इसने लिखा था, ठीक है। और तुलना से याद रख लेना कि तुलनात्मक आलोचना के जनक भी यही माने जाते हैं, है ना। तो ये इनके बारे में बातें हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो महादेवी वर्मा रही हैं उनके बारे में एक प्रश्न रखा गया है। देखिए कि कौन सी चीज़ जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो अतीत के चलचित्र हैं इसमें रामा आते हैं, लक्ष्मा आती हैं और आलोपी आता है, ठीक है। तो ये रहेगा। स्मृति की रेखाएं 1943 में रहा, इसमें भक्तिन हो गया, मुन्नू की माई और ठकुरी बाबा आ गए, ठीक है। इनका जो रेखा चित्र रही हैं। और पथ के साथी समकालीन साहित्यकारों प्रसाद निराला पंत के संस्मरण, ठीक है। डी आता है मेरा परिवार, इसमें ग्रामीण जीवन के किसान और मजदूरों के रेखा चित्र जो हैं वो रखे गए हैं। तो ये इसमें बिल्कुल गलत है, ये आप सभी लोगों ने पढ़ा है। बाकियों के बारे में भले ही आपने नहीं पढ़ा होगा कि इसमें क्या क्या बातें हैं, लेकिन मेरा परिवार आपने ज़रूर देखा होगा। ये शायद MA में था या फिर आई थिंक MA से पहले +1 +2 में हमारे टाइम में था, या ग्रेजुएशन के आसपास था ये, ठीक है। तो ग्रामीण जीवन के किसानों की बात नहीं हुई है इसमें। इसमें जो है इन्होंने पालतू पशु पक्षी जो रहे हैं, देखिए जिसमें नीलकंठ मोर हो गया, गिल्लू गिलहरी हो गई, ठीक है, सोना जो हिरणी इत्यादि, इनके जो रेखा चित्र हैं वो इसमें रखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका,
इसमें जो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सुमेलित अच्छे से नहीं है। अब इस प्रश्न से भी आपके देखिए बड़ी सारी चीज़ें यहाँ से निकल गई, जिसमें आपका कौन कौन सा आ गया, जिसमें आपका ऊपर आ गया देखिए अतीत के चलचित्र, जिसमें पता लग गया आपको कि रामा लक्ष्मण आलोपी इनके रेखा चित्र रखे गए हैं। फिर स्मृति की रेखाओं में भक्तिन, मुन्नू की माई, ठकुरी बाबा यूजीसी नेट में भी है, हो सकता है पूछा जाए कि किस में है ये स्मृति की रेखाएं। अब इनको आपको क्रमानुसार लगाने के लिए ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब फिर कोई कहेगा कि ये हमारे पाठ्यक्रम में है नहीं, तो फिर से मैं कहूँगा कि भैया आपके पाठ्यक्रम में जो है अलग से सेकंड यूनिट वाला पोर्शन है, हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाएं, वहाँ पर हिंदी पत्रकारिता भी है, ठीक है, तो वो भी देख लेना। नोट्स में मैंने ये अलग से दिए हुए भी हैं कि इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा, सेकंड यूनिट वाले पोर्शन में आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। यही बात हिंदी कहानी उपन्यासों में भी है। ये मत सोचिएगा कि आप 12-13 उपन्यास पढ़ लेंगे, आपका काम उसी से ही हो जाएगा, आपको अन्य जो उपन्यास वगैरह हैं उनको भी पढ़ना होगा, ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए उनके बारे में भी। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित माटी की मूर्तें, ये नेट में भी शामिल है, ठीक है। 1946 रेखा चित्र में कुल कितने रेखा चित्र हैं, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, 12 रेखा चित्र उसमें हो जाएंगे, पहला किसका था ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सुमेलित करने को एक तरफ संस्मरण और रेखा चित्र हैं, दूसरी तरफ उनकी कृतियों के लेखक रखे गए हैं। वे दिन वे लोग, ये आपको बताना है। देखिए जो वे दिन वे लोग हैं ये हो जाएगा शिव पूजन सहाय, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसको आप याद रखें। रेखाएं बोल उठी, तो ये है आपका देवेंद्र सत्यार्थी का। हमारे आराध्य, ये हो जाएगा आपका बनारसीदास चतुर्वेदी का। एंड लीक अलीक, ये हो जाएगा आपका भारत भूषण अग्रवाल। और ऐसे करके आप देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, इसको खुद से देख लेना है, ठीक है। चेतना के बिंब, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिए। ये है नगेंद्र का, किस विधा की है ये यहाँ से प्रश्न निकल गया आपका। देखिए इसमें आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा ये, चेतना के बिंब। एक प्रश्न हो गया, कब की है, 1967, किस विधा की है, संस्मरण विधा की, ठीक है, बस। रचनाकार नगेंद्र, है ना, तो इसको आप ध्यान में रखिए। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, है ना, थोड़ा सा इनको देख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, लोकमन का चितेरा कहे जाने वाले देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसमें भी आपको एक प्रश्न बन गया कि लोकमन का चितेरा किसको कहा जाता है, देवेंद्र सत्यार्थी की। तो इनकी वो कौन सी कृति है जिसे रेखाचित्र और लोकगीतों के अन्वेषण का सेतु माना जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा, लोकगीतों के अन्वेषण का सेतु। तो ये आपको याद रखना, अभी हमने ऊपर पढ़ा रेखाएं बोल उठी, बस इसको याद रख लीजिए, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, संस्मरण जो कृति रही, संस्मरणात्मक कृति हम हशमत, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, देखना हम हशमत, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। इसके विभिन्न भागों की लेखिका कौन है जिन्होंने पुरुषों के छदम नाम से समकालीन साहित्यकारों पर बेबाक टिप्पणी की है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पुरुषों के छदम नाम, छदम का मतलब गुप्त नाम, ठीक है, उनसे क्या किया, जो समकालीन साहित्यकार रहे हैं उन पर बेबाक टिप्पणियां की हैं हम हशमत में। ध्यान रख लेना, ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। ये हम हशमत कितने भागों में है, 3 भागों में है, ठीक है। और इसके राइटर्स कौन है, राइटर्स नहीं, राइटर, लेखिका, सिंपल सी बात, ये हैं कृष्णा सोबती। इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक 1641 ईस्वी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ये तो पाठ्यक्रम में भी शामिल है, इसको पढ़ना है आपको अलग से भी, ठीक है। इसके लेखक जैन कवि बनारसीदास जैन है, बिल्कुल सत्य बात है ये, इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया है, यह ब्रज भाषा पद्य में लिखी गई रचना है 1641 में, बिल्कुल सही बात है। इसमें लेखक ने अपने जीवन के केवल 55 वर्षों का उतार चढ़ाव बयां किया है, ठीक है। ये भी हमने पहले पढ़ लिया था, ओके, ये भी काम की चीज़ है और ये भी सही बात है कि इसमें केवल 55 वर्षों तक का इतिहास इसमें दिखाई देगा। यह खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक आत्मकथा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऊपर लिख दिया कि ब्रजभाषा पद्य में लिखी गई है, ये हमने जब सही कर दिया तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये नीचे वाला गलत हो गया। अब आपके लिए ये प्रश्न यहाँ पर बनता है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक आत्मकथा कौन सी है। इसको लेकर के हमने पीछे भी एक प्रश्न आई थिंक लिखा हुआ था, तो अगर आपने वो देखा है तो ठीक है, नहीं तो आगे वाला प्रश्न एक बार फिर से यही है, देखिए कि आधुनिक खड़ी बोली गद्य में लिखी गई पहली आत्मकथा जो है वो किसे माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। जबकि ऊपर वाले प्रश्न में एक चीज़ और आप याद रखें कि पद्य भाषा में बल्कि ज़रूर है आत्मकथा जो आपके अर्धकथानक रही, लेकिन इसमें शैली भी आपको पूछी जा सकती है, तो दोहा चौपाई जो शैली है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अगला प्रश्न था देखिए, खड़ी बोली गद्य में लिखी गई पहली आत्मकथा, तो इसमें आपको सिंपल सा याद रख लेना है कि इसमें क्या हो जाएगा आपका,
जो मेरी आत्मकहानी बाबू श्याम सुंदर दास की हो जाएगी। ये है प्रारंभिक, ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, 1941 में जो लिखी गई थी, ठीक हो गया, इसको ध्यान में रखना है ना। चलिए, ये आपके दो प्रश्न एक साथ हो गए। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर, देखिए फिर से दलित आत्मकथा से संबंधित पूछा गया है। दलित विमर्श से भी हो सकता है, ये विमर्शों वाला जो साहित्य है उसमें भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपने उसको याद रखना है। ओके, तो हर चीज़ को आप थोड़ा सा देखें कि कौन सी बात हो सकती है, कौन सी जो है वो नहीं हो सकती आपके काम की। दलित आत्मकथाओं में जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि को एक युगांतकारी कृति माना जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है ना, युगांतकारी कृति रही, क्योंकि यहाँ से ही तो शुरुआत हुई प्रारंभिक जो दलित आत्मकथाओं की। प्रारंभिक का मतलब ये नहीं है कि ये पहली थी, मतलब शुरुआती दौर था ये। तो जूठन से क्या हुआ कि जो पहले लिखी जा रही थी आत्मकथाएं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट करके लिखी गई। हालांकि पहले अपने अपने पिंजरे लिख दी गई थी, लेकिन उसके पार्ट्स अभी आने बाकी थे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। 1997 की, 1995 में पहले दूसरी थी। इस आत्मकथा में केवल सवर्णों के प्रति तीव्र आक्रोश है। कलात्मक सौंदर्य और मानवीय करुणा का सर्वथा इसमें अभाव है। तो ये बात इसमें गलत है, इसको ध्यान में रख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ स्वर्णों के प्रति आक्रोश नहीं है, बल्कि अपने लोगों के ऊपर भी इन्होंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। कलात्मक सौंदर्य और मानवीय करुणा का अभाव नहीं है इसमें, मानवीय करुणा तो इसमें रही, तभी तो ये इस प्रकार का लेखन कर रहे थे। ये बात याद रखने लायक है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्या है, सुमेलित करने को बोला गया है। एक तरफ महिला आत्मकथाकार हैं, दूसरी तरफ जो है उनके लेखिकाएं हैं, सॉरी महिला आत्मकथाएं, दूसरी तरफ जो है उसकी लेखिकाएं रखी गई हैं कि किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए यहाँ पर है कस्तूरी कुंडल बसे, ये तो आपने बहुत बार पढ़ी होगी, सामान्य सी है। कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्री पुष्पा, अन्या से अनन्या, ये है प्रभा खेतान की, ठीक है, बिल्कुल सही बात हो जाएगा। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हाथ से, ये तो रमणिका गुप्ता की है ना। तो इस तरीके से आप इनको याद रखिए। महिला लेखिकाओं को ज़रूर देखना है, चाहे वो हिंदी उपन्यास हैं, चाहे वो हिंदी कहानियाँ हैं, या फिर आपके नाटक में तो शायद उतने महिला लेखिकाएँ ज़्यादा रही नहीं, लेकिन उपन्यासों में आपको ज़रूर याद रख लेना, आत्मकथाओं में ज़रूर याद रख लेना, जीवनियों में याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको आ सकते हैं। पिंजरे की मैना 2008 नामक चर्चित आत्मकथा की लेखिका ये कौन है, ये है चंद्र किरण सोनरक्सा, इसको भी याद रखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। सुशीला टाकभोरे का आप सभी लोग जानते हैं, कौन सी रही हैं, कौशल्या बैसेंत्री और अनीता राकेश, इनके बारे में ज़रूर याद रख लेना है कि इन्होंने कौन कौन सी आत्मकथाएं जो है वो लिखी थी, ठीक है। ये काम की चीज़ें हैं, इनको एक बार ज़रूर कीजिएगा कि इनकी कौन सी रही हैं, है ना। शिखर से सागर तक, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। जीवनी किसके जीवन पर आधारित है और लेखक कौन है, तो ये अज्ञेय के जीवन पर आधारित है और रामकमल राय, ये मैंने बहुत बार बताया भी है और हमेशा ये प्रश्न आ जाता है। राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांतों का सही कालानुक्रमिक जो अनुक्रम है वो कौन सा रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपकी मेरी तिब्बत यात्रा ये पहले हो जाएगी। उसके बाद लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र एंड रूस में 25 मास, इसको याद रखना है आपको, है ना, ये काम की चीज़ें हैं। इसमें हो जाएगा 37 में तिब्बत यात्रा, 39 में ये, और 48 में घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 मास जो है ये हो जाएगा आपका 1952 में। अगर मैं गलत हूँ तो इसको ठीक कर लीजिएगा, जहाँ तक मुझे ध्यान है आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अज्ञेय द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत अरे यायावर रहेगा याद 1953 मुख्य रूप से कहाँ की यात्राओं पर केंद्रित है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि यह भारत के जो सुदूर दुर्गम क्षेत्र रहे हैं, ठीक है, असम के जंगल और सीमांत प्रदेशों की यात्रा पर आधारित, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पर निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी 1964 यात्रा वृत्तांत में किस भौगोलिक क्षेत्र के सांस्कृतिक और दार्शनिक संस्मरण जो हैं वो दर्ज हैं, तो यहाँ पर ये याद रख लेने आपको, ये यूरोप के रहे हैं, ठीक है, वहाँ का जो एकाकीपन है उसको लेकर के इन्होंने इसको लिखा था, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, है ना, इसको ध्यान में रखिए, हो सकता है इसके बारे में पूछें। नेक्स्ट है आंखों देखा पाकिस्तान 2006 का नाम 2006 नामक बहुचर्चित यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। देखिए पाकिस्तान की जब भी बात आती है, कमलेश्वर, इन्होंने कितने पाकिस्तान नाम से भी एक उपन्यास लिखा था, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है वो भी, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है आपका जो अगला है, देखिए जो आपका हिंदी रिपोर्टाज विधा के उद्भव को लेकर के लिखा गया है।
रिपोर्टवाज विधा के उद्भव का श्रेय किस पत्रिका और किस लेखक को जाता है? ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। ये जाता है रूपाप पत्रिका, शिवदान सिंह चौहान कृत जो लक्ष्मीपुरा रही है उसके लिए, है ना। इसको आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये काम की चीज़ हो जाएगी आपकी। ठीक हो क्या? चलिए, रांगे राघव द्वारा बंगाल के भीषण अकाल 1943 पर लिखे गए मर्मभेदी रिपोर्टाज किस पुस्तक में संकलित हैं? तो रांगे राघव का आप सभी लोग जानते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात हो जाएगी वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा तूफानों के बीच 1946 में। ठीक है, तो बंगाल का काल 1943, इस पर लिखा मर्मभेदी रिपोर्टाज किसने? रांगे राघव ने 1946 तूफानों के बीच। इसको याद रखना है आपको, ये भी काम की चीज़ हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी 1964 किस प्रसिद्ध लेखक की वैचारिक और दार्शनिक गद्य कृति है? ये नेट में शामिल है, आसान सा क्वेश्चन है। मुक्तिबोध 1964, याद रखिए। प्रवासी की डायरी नामक डायरी विधा के पुस्तक लेखक कौन रहे हैं? ये हैं हरिवंश राय बच्चन। इसको आप जरूर याद रखें, जब आप इसके सामान्य परिचय पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये हो जाएगा, क्योंकि इसी की क्या बोलूँ क्या याद करूँ आपको लगी हुई है। ठीक है, सांकृत्यायनकृत घुमक्कड़ शास्त्र 1948 के संदर्भ में कौन सा मूल मंत्र या सूत्र वाक्य सही है? तो अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये आपने पढ़ा ही होगा, है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है इसमें। दिनकरकृत लोकदेव नेहरू किस विधा की रचना है? तो ये है आपका संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली मेरा प्रदेश और लिखने का कारण नामक डायरी निबंध कृतियों के लेखक जो हैं वो कौन हैं? तो ये जो भी विधाएं रही हैं इनको थोड़ा थोड़ा आप याद रखें कि कौन कौन सी रचना किसकी है। जो मुख्य मुख्य हैं वो उन्हीं की याद रख लेनी, बाकी चीज़ों को छोड़ देना है आपको। बस जो मेन है वो आपको याद रख लेनी है। ये ऐसी विधाएं हैं जिनसे आपको प्रश्न बन भी सकता, नहीं भी बनेगा, और आएगा डायरेक्ट ही क्वेश्चन, यहाँ से ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, तो इसलिए इनको ऐसे करके ही याद रखें आप। नेक्स्ट देखिए, पेरिस के नोट्स, ये रिपोर्टाज हैं या वृतांत शैली है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो पेरिस के नोट्स, निर्मल वर्मा, इसको याद रख लीजिए, है ना। एंड बनारसीदास चतुर्वेदी कृत रेखा चित्र 1937 और सेतुबंध 1962 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अगर इनको आपने इतना डिटेल नहीं पढ़ा है तो छोड़ दीजिए, आपके काम का उतना ज़्यादा इस प्रकार के इतने डिटेल से नहीं आएंगे। ये मैं खाली इसलिए रखा हूँ ताकि आपको इसमें कोई समस्या ना रहे कि आप इन विधाओं को क्या करते हैं, हम अक्सर जो है छोड़ देते हैं जब हम इस प्रकार का स्पेसिफिक एक टॉपिक वाइज कोई देखते हैं कि आपको रेखाएं और संस्मरण वगैरह दे तो दिए हैं, लेकिन उनसे आप प्रश्न बहुत कम देखते हैं। ठीक है, तो बाकी जो कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, उनमें तो हम जा लेते हैं, लेकिन इनको भी साथ साथ में आपको देखते रहना है। तो इसमें आपको याद रख लेना है कि इन्होंने मुख्य रूप से जो देश के प्रसिद्ध राजनेता रहे, समाज सेवक रहे और आम जनमानस के सजीव और यथार्थवादी रेखा चित्र जो है इसमें उकेरे हैं। ये बात इसकी सही हो जाएगी, इसको ध्यान में रख लेना आपको। बनारसीदास चतुर्वेदी द्वारा रचित रेखा चित्र और सेतु बंध, है ना, दो चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट है, प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच, ये 1947 है। इसको किस वैचारिक दृष्टिकोण के संस्मरण का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा वाला? इसमें आपको याद रख लेना है जो आपका प्रगतिशील और मार्क्सवादी, क्योंकि प्रकाश चंद्र गुप्त जो रहे हैं ये क्या रहे हैं? प्रगतिवादी आलोचक रहे, वहाँ से इसको आप याद रख सकते थे। रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र संग्रह गेहूं और गुलाब 1950 में गेहूं और गुलाब क्रमशः किन वृत्तियों के प्रतीक रहे हैं? ये प्रश्न हमने बहुत पुरानी जो सीरीज थी एक उसमें भी रखा था कि भाई जो गेहूं और गुलाब हैं ये किस प्रकार या किस वृत्तियों के प्रतीक हैं। तो गेहूं जो है ये आर्थिक भौतिक आवश्यकता जिसमें भूख है ना, और गुलाब जो है मानसिक सांस्कृतिक भूख यानी कि कला और सौंदर्य का। इसको याद रख लीजिएगा, ये काम का प्रश्न हो सकता है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर जिनके साथ जिया संस्मरण है, ये 1973 में विधा की एक अनूठी पुस्तक है और इसके लेखक कौन हैं? ये हैं आपके अमृतलाल नागर जी। ये भी नेट में आया हुआ है पुराने पेपर में, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट करके इसको पूछा है, बात एक ही है। महादेवी वर्मा के संस्मरण ग्रंथ पथ के साथी कब है? 1956 में। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण शामिल नहीं है? तो इसमें से ये बोल रहे हैं कि किसका संस्मरण इसमें नहीं रहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो रहे हैं इसका संस्मरण इसमें शामिल नहीं था, ये बात याद रखने हैं आपको। ठीक है, आंगन के वंदनवार 1972 संस्मरण ग्रंथ के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आंगन के वंदनवार जो है देखिए ये आपको याद रख लेना है, ये हो जाएगा आपका विवेकी राय। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित समय के पांव, बड़ा महत्वपूर्ण है ये भी, इसको आप याद रख लीजिएगा। 1962 में संकलित रेखा चित्रों की मुख्य विशेषता इसमें क्या है?
तो शब्दों के माध्यम से अमूर्त विचारों और समकालीन कवियों के व्यक्तित्व को रेखांकित इसमें किया गया है, ये बात याद रख लीजिए इसमें, है ना। ज़रूरी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर समय के पाँव किसकी रचना है, आज तक तो ऐसे ही आया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग करके भी इसको रखा गया है, तो एक बार आपने इसको ज़रूर देखना है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, हो सकता है इस तरीके की चीज़ें जो है आपको पूछ ली जाएं, है ना। चलिए आगे है सुमेलित करने के लिए आत्मकथाएं और उनके लेखकों के बारे में। आत्मकथा देखिए, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ये राजेंद्र यादव की है, बहुत बार इसको भी पूछा गया है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। उसके बाद है मुर्दैया, डॉक्टर तुलसीराम की, ये नेट में भी शामिल है। एंड उसके बाद आपके पास आता है जो संतप्त हैं, यह है आपका सूरजपाल चौहान की, ठीक है। एंड मेरा जीवन, ये है शिवपूजन सहाय की, ये ध्यान रख लेनी है आपको, है ना। तो जो आत्मकथाएं रही हैं, ठीक है। अब देख लीजिएगा कि कौन से ऑप्शन में है ये। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा लिखित 3 भागों की श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। तो कमलेश्वर, पहले तो याद रख लेना, उन्होंने अपनी आत्मकथा कितने भागों में लिखी, 3 भागों में लिखी थी, ठीक है। जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, ये आपको याद रखना है ना। तो समय है सासी, ये आपको याद नहीं रखनी है, इसमें 3 ही है। अब ये भी तो प्रश्न है, फिर ये किसकी है, ये आपको आगे एक प्रश्न मिल जाएगा, उससे इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप तब तक बता भी सकते हैं, ठीक है। शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद घर में की शैली को जीवनी विधा के अंतर्गत किस वर्ग में रखा जाता है, ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। ठीक है, तो शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद घर में की जो शैली है किस विधा के अंतर्गत रखी जाती है, ये संस्मरणात्मक जो घरेलू जीवनी है, या जिसको हम अंतरंग जीवनी कहते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर तो उनको कोई और नहीं जानता था ना प्रेमचंद को, इसलिए बोला गया ये। एकलव्य के नोट्स, मरणोपरांत प्रकाशित रिपोर्टाज संग्रह के लेखक, तो ये आप सभी लोग जानते ही हैं, फणीश्वरनाथ रेणु, 1980 में लिखा गया है, ठीक है। रामदर्श मिश्र द्वारा रचित आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है, जिसका संकलित नाम है समय है साहसी। चलिए आपको वो प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पर मिल गया, ये है आपका कितने खंडों में, 4 खंडों में, इसको याद रखिएगा। और ये आपको ध्यान रख लेना है कि 4 खंडों में इनकी आत्मकथा है। तो प्रारंभिक भाग है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये ध्यान रख लेना। दूसरा है रोशनी की पगडंडियाँ, तीसरा है टूटते बनते दिन, और चौथा है उत्तर कबीर, ठीक है। और इनकी जो संकलित संस्करण है वो है इसका पूरा का पूरा मिला के समय है साहसी, रामदर्श मिश्र, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, इसको याद रखिएगा। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हैं जिनको आप वैसे करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इनको एक बार आप ज़रूर देखिए, जो भी आपको बातें लग रही हैं कि वो काम की हैं उनको रख लीजिए, जो आपको नहीं लग रहा है कि वो मुश्किल या बेकार की चीज़ है उनको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपने इसको ऐसे स्किप मत कर देना कि भाई ये हमारे काम का ही नहीं है, या फिर ये तो पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, ये आपके ज़रूर पाठ्यक्रम में होंगी। और हमेशा मैं कहता हूँ कि हो सकता है आपका मॉक टेस्ट काम का नहीं हो, या फिर वैसे ही प्रश्न आपको नहीं मिलते, लेकिन इससे आपको जो एक पढ़ने की जो एक रिदम है वो बना रहता है, और आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है प्रश्न से ही प्रश्न कैसे बन सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नई वीडियो में एक नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ, है ना। तो तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।